स्ट्रेट लाइन देखा था और स्ट्रेट लाइन के लिए हमने वेक्टर फॉर्म्स देखे थे, मतलब हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाइंड करे थे इन वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग को देखना है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन और प्लेन की अलग अलग डिफरेंट इक्वेशंस को हमें देखना है वेक्टर फॉर्मेट में कि उसका इक्वेशन क्या होगा। देखिए फर्स्ट फॉर्म देखते हैं हम लोग, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखिए हम लोग कहते हैं जब हम 3D की बात करने जाते हैं तो 3D में हम लोग कहते हैं कि 3D में नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। अब 3D में जब भी हम नॉर्मल फॉर्म की बात करने जाते हैं तो वहां पे हमें ये पता है Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P जो होता है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है इन नॉर्मल फॉर्म। वहां पर जो P है वो एक डिस्टेंस होता है जिसको हम पता करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ओरिजिन से उस प्लेन का। यहां पर भी देखिए अब आपको इसको में गिवन क्या क्या होगा। हमने कहा एक प्लेन है हमारे पास, इस प्लेन के लिए इक्वेशन मुझे फाइंड करना है। मैंने एक पॉइंट लिया यहां ओरिजिन। अब यहां पर आपको ओरिजिन से इस प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ आपको पता है, तो हमने क्या किया इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस प्लेन पर और इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को हमने कहा n। तो ये जो ON है इस ON के लिए आपको लेंथ पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ON इक्वल्स टू P। दूसरा अब हमें बताना है कि इसके लिए इक्वेशन क्या हो सकता है। देखिए हम लोग ये कहें कि यदि हम यहां पर कोई भी एक पॉइंट लें, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है। अब हम कहते हैं कि जिस भी पॉइंट को लेना है, यदि हम 3D की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं वेरिएबल पॉइंट को XYZ लीजिए। वैसे यदि हम यहां पर किसी पॉइंट को लेने जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा R। तो देखिए हमने इस प्लेन पर एक पॉइंट लिया P और मैंने कहा ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम लोगों ने कह दिया R वेक्टर। अब देखिए अब जरा इमेजिन करिए ये हमारा प्लेन है, इस पर मैंने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ON, ये लाइन हो गई। अब इसी प्लेन पर मैंने एक पॉइंट लिया है P, अब इसको जब मैंने O से ज्वाइन किया तो ये OP। तो हमने कहा ये जो NP है ये NP जो आएगा वो किस पर आएगा, इसी प्लेन पर। अब हमने कहा NP जो है वो इस प्लेन पर है और ON जो परपेंडिकुलर लेंथ डाला है वो उस पर परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि जो NP वेक्टर है इस परपेंडिकुलर ऑन ON वेक्टर, तो ये जो NP वेक्टर है वो ON वेक्टर पर परपेंडिकुलर आ गया। अब देखिए इधर क्या करें, हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं O से पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उस पॉइंट की तरफ रहता है, तो हम लोग कहा कि OP जो है ये इसका डायरेक्शन हो गया। इसी टाइप से इसके लिए हमने डायरेक्शन कहा ON। अब इसके लिए लेंथ मुझे पता है P। देखिए यदि हमें ON के लिए लेंथ पता है तो हम लोग कहते हैं ON वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ON वेक्टर किसी भी वेक्टर को यदि हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं उसमें एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमें यहां से पता है कि इसका लेंथ कितना है P, तो हमने कहा P। उसके साथ इसका डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर देता है, तो मैंने कहा ON, तो इसे मैंने क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं n कैप से। मैंने कहा n कैप जो है वो इसकी डायरेक्शन हो गई ON की। तो फाइनल जो मेरे पास जो वेक्टर मिला है ON वेक्टर वो मिला मुझे P n कैप। अब ये P n कैप वेक्टर यहां से मिला। अब देखिए यहां से हमें और क्या पता करना है, NP वेक्टर। अब यदि हम इस NP वेक्टर की बात करने जाएं तो जरा देखें तो ट्रायंगल लॉ लग सकता है यहाँ पे। हमने कहा देखा कि OP और NP जो है वो सपोर्टिव है और जो OP है वो उसका अपोज कर रहा है। इसका मतलब है देखिए इसको हम इस टाइप से डायरेक्शन ले लें, यहां से हमने R लिया, R से PN इस तरफ से, तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो PN वेक्टर है, अब यहां हमने NP वेक्टर कहा तो इसको हम लिख सकते हैं PN वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन ON वेक्टर। आप कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हमने कहा PN ऐसा हो गया। अब यहां से यदि हम इसे ऐड करने जाएं तो हम कहते हैं कि R प्लस NP वेक्टर, सॉरी R प्लस PN वेक्टर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ON वेक्टर। तो यहां से जो PN वेक्टर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास PN वेक्टर इक्वल्स टू ON वेक्टर माइनस R वेक्टर, ON वेक्टर माइनस R वेक्टर। अब देखिए ON माइनस R हो गया। अब ON को हम लोग यहां से लिख सकते हैं P n कैप माइनस R वेक्टर इक्वल्स टू हो गया PN वेक्टर। अब देखिए यदि मैं सेकेंड
थ्योरम के थ्रू लिखना चाहता हूँ, कंडीशन के थ्रू कि पी एन परपेंडिकुलर ऑन ओ एन। यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी आपका जीरो होगा। हमने कहा पी एन वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। पी एन की जगह वैल्यू रख दीजिए, तो यहां से आएगा ये पी एन कैप डॉट, सॉरी पी एन जो है पी एन कैप माइनस आर वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर जो है, ओ एन वेक्टर है हमारे पास पी एन कैप वेक्टर इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब ये p जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, सबसे पहले तो आप इसे जीरो में डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहां से p n कैप डॉट n कैप माइनस r डॉट n कैप इक्वल्स टू जीरो। n कैप डॉट n कैप दोनों यूनिट वेक्टर है, सेम वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट भी 1 होगा। तो यहां से हमें मिला p माइनस r डॉट n कैप इक्वल टू जीरो। यहां से हम अरेंज करें तो हमें मिलता है r डॉट n कैप इक्वल्स टू p। तो ये जो है ये फाइनली हमें जो मिला वो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो r डॉट n कैप इक्वल्स टू p। अब p क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन, और जो n कैप है उसी परपेंडिकुलर लेंथ के लिए आपको डायरेक्शन दिया गया है, मतलब उसका यूनिट वेक्टर। तो r डॉट n कैप इक्वल्स टू p, इसे नोट कीजिए। इसी फॉर्मेट को यदि हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने जाएं तो एक इक्वेशन और हमें मिलता है, r डॉट n कैप इक्वल्स टू p। अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, r डॉट n कैप, n कैप को लिख सकता हूं मैं n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n इक्वल्स टू p। यहां से आप इसे लिख दीजिए r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। तो r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू, अब p जो था वो परपेंडिकुलर लेंथ था, मतलब कांस्टेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप n वेक्टर जो है वो भी एक कांस्टेंट है। तो ओवरऑल जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो p आपको एक कांस्टेंट ही मिलेगा। हम लोग उसे सिंपल लिख देते हैं q। तो r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू आपका आ गया q। तो ये दोनों ही आपके फॉर्मेट है। ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मेट ज्यादा याद रखें, r डॉट n कैप इक्वल्स टू p। एक प्रॉब्लम नोट करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at 9 unit distance from the origin and perpendicular to the vector I cap plus j cap plus k cap। मुझे इसका आंसर दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट 9 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर I cap plus j cap plus। आपको प्लेन के लिए इक्वेशन बताना है, और ओरिजिन से जो आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसके लिए लेंथ आपको पता है 9, और हम ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसी को p कहते हैं। तो p इक्वल्स टू हो गया आपके पास 9। अब उसके बाद आपसे ये कहा गया है कि ये परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस, प्लेन जो है वो इस दूसरे वेक्टर के किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब हम ये कहें, हमने जो यहाँ से ON ड्रॉप किया है ON, और ये जो वेक्टर है परपेंडिकुलर जो प्लेन पर है, दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि देखिए प्लेन पर हम इनफाइनाइट नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं और उन सारे नॉर्मल के पैरेलल आएगा ON वेक्टर। अब हम कहते हैं यदि दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो भी इक्वल होंगे, इसका मतलब है वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर हम सबसे पहले हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो हमने इक्वेशन का फॉर्मेट लिखा r डॉट n कैप इक्वल्स टू p। अब यहाँ पर जो नॉर्मल वेक्टर है n वेक्टर जो होता है वो नॉर्मल वेक्टर है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या दिया गया है आपको, I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। हम सबसे पहले इससे n कैप वेक्टर फाइंड कर लें, यूनिट वेक्टर। तो n कैप वेक्टर जो होगा वो होगा n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। तो ये हो गया आपके पास I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड है तो √3 से डिवाइड कीजिए। इस n कैप की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में
पुट कर दें तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा r डॉट n कैप, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ √3 इक्वल्स टू हो गया यहां से p, और p की जगह लिख दीजिए आप 9। फाइनल जो आंसर मिल रहा है वो है r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू 9√3। ये फाइनल आंसर है, इसे नोट करना। इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through A and perpendicular to n vector. Equation of plane passes through A and perpendicular to n vector. अब इसके लिए देखें हम लोग क्या करते हैं। ये प्लेन है हमारा, इसके लिए हमें इक्वेशन बताना है। हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर ओरिजिन O। अब हम लोग कहते हैं कि हमारा जो प्लेन है वो एक पॉइंट A से पास हो रहा है, इसका मतलब है A से यदि पास हो रहा है तो ये पॉइंट A जो है वो प्लेन पर होना चाहिए। तो इस प्लेन पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया A। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखें, अब यदि हम O से A को ज्वाइन करते हैं तो हम जानते हैं जो पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी OA, और इसी पोजीशन वेक्टर को उसने हमें गिवन है A वेक्टर, तो हमने लिखा ये A वेक्टर। अब हम यदि इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस प्लेन पर, तो हमने कहा कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहाँ पर एक पॉइंट हो गया n, और ये जो ON है वो वेक्टर हमें गिवन है और इस वेक्टर को हमने लिखा है यहाँ से n वेक्टर। अब हम ये कहते हैं यदि मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पता करना चाहता हूं, इसका मतलब है मुझे एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करना है और वो भी इस प्लेन पर। तो इस प्लेन पर मैंने एक पॉइंट लिया P। अब P है और वेरिएबल पॉइंट है, अब वेरिएबल पॉइंट है इसका कारण इसी कारण से हम इसको क्या बोलते हैं R वेक्टर। तो इस O को इससे ज्वाइन किया OP और इसे हमने कहा R वेक्टर। अब देखिए इस A, N और P इन तीनों को ज्वाइन कर दें तो हमें यहां पर एक वेक्टर मिलता है, AP वेक्टर बोले या फिर PA वेक्टर। हमने कहा PA वेक्टर। तो देखिए यदि मैं हम यहाँ पे फिर से कंडीशन वही बोलने वाले हैं। हमने ये देखा ये जो PA है, PA वेक्टर जो आएगा वो पूरा प्लेन पर है और ON जो है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल है। तो हम कहेंगे कि PA वेक्टर और ON वेक्टर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, और इसी कारण से हम लोग लिखते हैं PA वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन ON वेक्टर, और दो वेक्टर यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहां से हम लोग कर दें PA डॉट ON इक्वल्स टू 0। अब PA वेक्टर क्या होगा, यहां से ट्रायंगल लॉ लगाएं तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ हम लोग यहां से कह सकते हैं जो वेक्टर R है और PA है वो सपोर्टिव है और A उसका अपोज कर रहा है। तो हम लोग ने यहां से लिखा R वेक्टर प्लस PA वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर। तो PA वेक्टर इक्वल्स टू हो गया आपके पास A वेक्टर माइनस R वेक्टर, और ON वेक्टर आपको गिवन है N वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, सॉल्व कर लिखते हैं। तो यहां से आएगा A वेक्टर माइनस R वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल्स टू 0। यदि मैं यहां से माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहां से मिलता है R माइनस A वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को याद रखिए। जब भी हमने ये कहा जब हमें इक्वेशन लिखना है और वो किसी पॉइंट A से पास हो रहा है और N वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन लिखिए आप R माइनस A डॉट N इक्वल टू 0। अब यदि हम 3D में या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा सा रिलेट करना चाहें, हमने कहा यदि हम इक्वेशन को सिंपल लिखते हैं x प्लस वाई, और यदि हम कहते हैं कि वो किसी पॉइंट से A से पास हो रहा है तो हम शिफ्ट क्या करते हैं, ओरिजिन को जब भी शिफ्ट करते हैं तो लिखते हैं x की जगह x माइनस h। इसी टाइप से यहाँ पर R था, अब हमने कहा कि वो एक पॉइंट A से पास हो रहा है तो सिंपल हमने R में क्या चेंज किया है R माइनस A डॉट N इक्वल टू 0 वेक्टर। ये है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसे नोट कर लें। एंगल बिटवीन टू प्लेन। अभी हमने देखा था, हमें जो फॉर्मेट मिला था प्लेन का इक्वेशन का फर्स्ट वाला R डॉट N वेक्टर R वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल्स टू Q। हमने कहा फर्स्ट प्लेन है हमारे पास R डॉट N वेक्टर इक्वल्स टू Q 1 बोल दें, और इसे हम कह दें N1 वेक्टर। और दूसरा इक्वेशन है R डॉट N2 वेक्टर इक्वल्स टू Q2 वेक्टर। अब हमने कहा ये दोनों ही प्लेन है, प्लेन की इक्वेशंस है।
अब यहाँ पर n1 और n2 जो वेक्टर्स होते हैं वो है नॉर्मल वेक्टर्स, ठीक है। उसमें इक्वेशन में भी हम लोग r डॉट n इक्वल्स टू p जो लिख रहे थे, वहां पे n जो है वो नॉर्मल वेक्टर होता है। तो हमने यहाँ कहा r डॉट n1 इक्वल्स टू q1, r डॉट n2 इक्वल टू q2। इसका मतलब है जो फर्स्ट प्लेन है उसका जो नॉर्मल है वो n1 है और जो सेकंड प्लेन है उसका नॉर्मल n2 है। हम लोग ये कहते हैं कभी भी आप एंगल फाइंड करने जा रहे हैं तो एंगल हमेशा लाइन के बीच में पता किया जाता है। अब हम जब प्लेन की बात करने जाते हैं तो हम प्लेन के केस में क्या करते हैं, कभी भी एंगल प्लेन के बीच में फाइंड नहीं करते, एंगल हमेशा फाइंड किया जाता है उनके नॉर्मल्स के बीच में। मतलब एक नॉर्मल हमें एक प्लेन है, यहां सपोज कीजिए ये एक प्लेन है, इसका नॉर्मल ये है, ये सेकंड प्लेन है, इसका नॉर्मल ये है। अब हम कहते हैं कि यदि इन दोनों को इंक्लाइन किया किसी एंगल से प्लेन को इस टाइप से, तो जब भी हम प्लेन को इंक्लाइन करेंगे तो उनके नॉर्मल भी इंटरसेक्ट करते हैं और वो भी किसी ना किसी एंगल को बनाते हैं। तो हम जब भी प्लेन के बीच में एंगल पता करने जाते हैं तो हम प्लेन का एंगल पता नहीं करते हैं, हमेशा उनके नॉर्मल्स के बीच वाला एंगल पता करना होता है हमें। तो हमने यहां से क्या कहा कि यहां पर एक जो नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर वो हो गया n1 और दूसरा नॉर्मल वेक्टर है आपके पास n2। अब यदि दो वेक्टर्स हमें गिवन होते हैं तो हम लोग एंगल फाइंड करते हैं डॉट प्रोडक्ट से, सिंपल यहां पे भी वही करते हैं। n1 और n2 दो वेक्टर्स मिल गए तो हमने लिखा n1 डॉट n2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा आपके पास n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। सो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ये एंगल आ जाएगा। तो कभी भी हमें दो प्लेन के बीच में जब भी एंगल पता करना है तो सिंपल आप सबसे पहले n1 और n2 वेक्टर को फाइंड करें। देखिए फॉर्मेट यदि वो नॉर्मल फॉर्म में दिया गया है r डॉट n कैप, तो n कैप को पहले कन्वर्ट करो n वेक्टर में और उसके बाद n1 और n2 को डॉट प्रोडक्ट से आप सॉल्व कर दें तो आपको cos थीटा मिल जाएगा और वहां से आप थीटा कैलकुलेट कर लें। इसे नोट करें।